4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित झा। आज हम जिन 4 बड़ी खबरों की चर्चा करने वाले हैं उनमें सबसे पहले राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर है, जहां उन्होंने विवादित नेता इल्हान उमर से मुलाकात की। वहीं दूसरी खबर हरियाणा चुनाव को लेकर है, जहां नामांकन का दौर जारी है। वहीं तीसरी खबर शिमला को लेकर है, जहां मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठन देवभूमि ने जोरदार प्रदर्शन किया है। तो वहीं चौथी खबर पूरे देश में हो रही जोरदार बारिश को लेकर है, जहां मध्य प्रदेश में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आज 21 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है और आपको लगातार स्क्रीन पे वो 4 बड़ी खबरें दिखाने वाले हैं, जिन पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो 4 तस्वीरें जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से इल्हान उमर से मुलाकात की है, उसको लेकर इल्हान उमर से मुलाकात के बाद से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं और चर्चा की जा रही है कि आखिर राहुल गांधी की क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने इल्हान उमर से मुलाकात की है। इल्हान उमर के बाद देखिए किस प्रकार से ही लगातार ये चर्चा की जा रही है उनके इस अमेरिकी दौरे को लेकर। और साथ ही देखिए बाकी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से हरियाणा में भी आज नामांकन का दौर जारी है। लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विनेश फोगाट ने नामांकन किया है और साथ ही शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर। और साथ ही चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, उसको लेकर भी आज चर्चा करने वाले हैं। अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन राहुल ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। रेबर्न हाउस में हुई इस मुलाकात में भारत विरोधी बयान देने वाली इल्हान उमर भी मौजूद रहीं। राहुल के इल्हान से मिलने पर देश में विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल के उनसे मिलने की आलोचना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी ने सत्ता में आने के लिए उतावले हैं, इस वजह से ही वे एक कट्टरपंथी नेता से मिल रहे हैं। 40 साल की इल्हान उमर सोमालियाई अमेरिकी राजनेता है। तो देखिए किस प्रकार से लगातार राहुल गांधी के उनके मिलने के बाद से सवाल उठ रहे हैं। जो 2019 में जिस प्रकार से इल्हान उमर जो है वो चुनाव में मिनी कोटा से जीत कर आई थी, अमेरिका के निचले सदन में वो जीत कर आई, वही अमेरिका में संसद यानी कांग्रेस में पहुंचने वाली पहली 2 मुस्लिम महिला सांसदों में से एक है। इल्हान उमर पहले कई बार भारत विरोधी रुख अपना चुकी है, वह पीओके को भारत का हिस्सा भी बता चुकी हैं। तो इसको लेकर देखिए लगातार सवाल उठ रहे हैं। इल्हान उमर जो कि हमेशा ही एक रुख अपना के रखते हैं भारत विरोधी, वो जो बयान देती हैं उसके लिए भी वो प्रसिद्ध हैं। इससे पहले देखा गया था किस प्रकार से वो पाकिस्तान में जाती हैं और पाकिस्तान में जाकर पीओके को वो पाकिस्तान का हिस्सा बता देती हैं, जिसके बाद से भारत सरकार ने भी उस पर सवाल उठाए थे। भारत सरकार ने कहा था इस पूरे उनके ट्रिप को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद में अमेरिका की सरकार के द्वारा कहा गया था कि ये उनका पर्सनल ट्रिप था। तो देखिए किस प्रकार से इल्हान उमर जो हैं विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं। इससे पहले इजराइल को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था, जिसको लेकर उनको बाहर भी लगातार विवाद में वो घिर रही थी। और उसके बाद देखिए अब राहुल गांधी जब विदेश में जाकर अमेरिका में जाकर नेताओं से मुलाकात करते हैं तो उसमें इल्हान उमर भी नजर आती हैं। और इल्हान उमर को लेके जो लगातार इस प्रकार की तस्वीरें देखने को आती है जब वो भारत विरोधी बातचीत करती हैं, तो सवाल इस ट्रिप को लेकर भी होता है। पहले तो आप ये समझे कि विदेशों में जाकर के भारत के बारे में बुरा भला कहना, भारत को बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं है और भारत को कोई पाठ नहीं पढ़ा सकते हैं। जहां तक हमारा जमीन का सवाल है, मोदी जी आने के बाद हमारा 1 इंच जमीन कोई कब्जा नहीं कर पाया। मैंने विपक्ष के नेताओं को कहा था पिछली बार सदन में कि समय है तो मेरा साथ चलिए,
और 1962 से पहले अगर बॉर्डर में डिमार्केशन नहीं था, वहां कुछ गड़बड़ हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आज आकर के हमारे जमीन को कब्जा कर लेंगे, ये संभावना नहीं है। विदेशों में जाकर के भारत का अंदर का बात और भारत को ही अटैक करना, ये तो शोभा नहीं देता है। जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर, जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, जिनके की विषय में एक सर्वविदित सत्य है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ले जाए गए उन चुनिंदा अमेरिकी सांसदों में से एक थी जिन्हें पाक अधिकृत कश्मीर में ले जाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से विजिट कराया गया था। तो देखिए किस प्रकार से इल्हान उमर से मुलाकात के बाद जब राहुल गांधी की तस्वीरें सामने आती है तो उसको लेकर भाजपा भी लगातार निशाना साध रही है। हमारे साथ कांग्रेस से अजय वर्मा जुड़ रहे हैं। अजय जी, आखिर क्या मजबूरी थी राहुल गांधी की कि उन्हें तस्वीरों में इल्हान उमर के साथ खड़ा होना पड़ा? अभी कौन सा आप बोल रहे थे? आपसे पहले अभी कौन सा आप बोल रहे थे? अभी सुधांशु त्रिवेदी का आपको मैं बयान सुना रहा था। ये सुभाष चतुर्वेदी साहब कौन हैं? सर, राज्यसभा सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था सुभाष चतुर्वेदी कह रहे हैं आप। नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी हैं जी। नहीं, मेरे साथ कई डिबेट इनकी रही है। हाँ। मैं बताना ये चाह रहा था कि राहुल गांधी जी ने भारत विदेश की धरती पर जाकर कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जो देश विरोधी बयान हो या जिससे कोई भारत की गरिमा या भारत की सम्मान को क्षति पहुंचती हो। और अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री भी नहीं है, नेता विपक्ष हैं। प्रधानमंत्री के पद पर वर्तमान में काबिज विश्व के सर्वश्रेष्ठ ताकतशाली नेता अपने आप को बताने वाले नरेंद्र जी जब गए थे रशिया अभी, तो इन्होंने एक बयान था बड़ा चर्चित रहा और भारत को बड़ा शर्मिंदा किया। भारत के पंडित जो आजादी में जिनका योगदान किया उनकी आत्मा करावटी और तो और अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत ऊपर शर्मिंदा थे। इन्होंने कहा कि 2014 से पहले मित्रों, भारत हताशा और निराशा में जी रहा था। भारत हताशा और निराशा में जी रहा था। शर्मनाक और निंदनीय बयान था कि 2014 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी, चलो कांग्रेस तो इनके अजय वर्मा जी, लेकिन देखिए सवाल तो राहुल गांधी को लेकर भी उठ रहे हैं ना। राहुल गांधी से मैं आपसे लगातार पूछ रहा हूँ, आखिर क्या मजबूरी थी कि इल्हान उमर के साथ में खड़ा होना पड़ा था? देखिए, आप इल्हान उमर को बहुत अच्छे से जानते हैं, किस प्रकार से वो पाकिस्तान में गई थी, पीओके में जाकर उन्होंने पाकिस्तान को पीओके का हिस्सा बता दिया था। एंकर महोदय, वो भी बताने जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा समय दीजिए और भी सुन लीजिए, फिर उस पर भी बताऊं। प्रवक्ता महोदय, तो आपको फिर समा बांधने की क्या जरूरत है? सीधा आइए ना, मुद्दे पे आइए, राहुल गांधी पे बात करते हैं। मैं और भी चीज तो बताऊंगा, देश को पता तो चले। नरेंद्र मोदी गए थे विदेश की धरती पर, देश के प्रधानमंत्री कहते थे मुझको, आपको वीडियो भेज रहा हूँ, उसे चलाइए। मुझको भारत में पैदा होने में बहुत शर्म आई, मैं भारत में जैसी कंट्री में पैदा हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बयान नरेंद्र मोदी जी का है, ये मैंने टीवी पे भी कल दिखाया और आज भी दिखाऊंगा अभी। तो सर, उस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं। तो राहुल गांधी जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया और विपक्ष के नेता हैं, लोग उनसे संसद के लोग मिलने आएंगे। कोई बलात्कारी नहीं मिलता ब्रजभूषण की तरह, कोई प्रज्वल रेवन्ना की तरह बलात्कारी नहीं मिलता। वो वहां की सांसद हैं, अपने विचार रख रहे हैं, मिलने आएंगे तो लोगों से मिलेंगे। इस पर कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और अपना एजेंडा कोई हिंदू मुस्लिम का चलाए, मंदिर मस्जिद का चलाए, पाकिस्तान हिंदुस्तान का चलाए, तो जनता में इनका नकाब उतर चुका है। ये मैं आपके मंच से, आपके चैनल से कहना चाहता हूं। आपकी देश की जनता को पता चलना चाहिए कि इनका एजेंडा और इनका टारगेट, इनका पॉलिटिकल वेंडेटा चुनाव जीतने के लिए केवल देश की सोशल फैब्रिक खत्म करते हैं। क्या कहा था नुपुर शर्मा ने? कंट्रियों ने, मुस्लिम कंट्रियों ने जब आपको शपथ दिखाई और आपको धमकाया तो आपको बैक फुट पे आना पड़ा था। हमारे यहाँ ये काम नहीं करते, हम वो बयान नहीं करते। हम भारत के हित की, एकता की, अखंडता की बात करते हैं। दो प्रधानमंत्री हमारे शहीद हो गए देश के लिए, स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी। आजादी में इनका कोई योगदान नहीं। अंग्रेजों को माफी मांग के इनके नेता भागे और हमारे जो देश के वो थे जो जिनका आजादी में योगदान था, इनकी गवाही पर फांसी उनको हुई।
तो आप इनकी बातों का हमसे तुलनात्मक ठीक है। अध्ययन करेंगे? शेमलेस है, शर्मनाक है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार इल्हान उमर से मुलाकात के बाद राहुल गांधी की जो तस्वीरें हैं वो लगातार वायरल हो रही है और उसको लेकर जो सत्ता पक्ष में बीजेपी की सरकार है वो लगातार सवाल उठ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर सवाल उठाया और बीजेपी के तमाम नेता जो हैं इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा के सीनियर कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। भूपेंद्र सिंह ने गढ़ी, सांपला, किलोई विधानसभा सीट से नामांकन किया है। इस दौरान उन्होंने जनता को आभार व्यक्त किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं आज जो भी हूं वो आप सभी के आशीर्वाद की बदौलत हूं। जनता ने हरियाणा की सेवा करने का मौका दिया। वहीं जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और पहलवान विनेश फोगाट ने नामांकन दाखिल किया और नामांकन रैली में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि इस बार हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जुलाना सीट से भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारा है। 6 सितंबर को पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। जिस नियत से हम राजनीति में आए, हमारा परिवार यही है, जनसेवा के लिए। तो ये मेरे को मौका दिया है लोगों ने, जितनी भी हो सकेगी जनसेवा करेंगे। पूरे हरियाणा की जनता को है कि मैं सारे हरियाणा में घुमा हूँ। हरियाणा में 36 बिरादरी बना चुकी है। अब की बार कांग्रेस की सरकार। तो देखिए किस प्रकार से कल हरियाणा में नामांकन का आखिरी दिन है और उससे पहले लगातार जो बड़े नेता हैं वो नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। उसी कड़ी में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी नामांकन दर्ज किया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार वैद्य जुड़ रहे हैं। महेश जी, आज कल नामांकन का आखिरी दिन है और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूं वो जनता के आशीर्वाद की बदौलत हूं। जी जी, हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी महेश जी, अपनी बात रखिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है तो चुनाव की कहीं ना कहीं बिगुल बज चुकी है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो नामांकन करना ही था, उनका तो तय था पहले से प्रोग्राम। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार कुछ ज्यादा उत्साहित हैं। उनका भाषण जो है पूरी तरह इस बात पर केंद्रित था कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जब 50-50 का मैच हुआ लोकसभा में, उसके बाद ही थोड़ी सी बैकफुट पर चली गई थी। अब फ्रंट फुट पर आने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन कांग्रेस के पास एक वोट बैंक जो तैयार हुआ, अनुसूचित जाति का जो वोट बैंक छिटक गया था कांग्रेस से, वो दोबारा कांग्रेस की ओर लौटा है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास ये रहा है कि किसी तरह इस वोट बैंक को कांग्रेस से अलग किया जाए। आज राहुल गांधी के बयान को आप देखेंगे तो उस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तरीके से उस बयान को भुनाने की कोशिश कर रही है और ऐसा साबित करने का प्रयास कर रही है कि राहुल गांधी ने जैसे अनुसूचित जाति के विरोध में कोई बात कही हो, जबकि ऐसा है नहीं। जी महेश जी, और देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ ही ये भी कह रहे थे कि जब उनकी सरकार थी तो उस वक्त जो हरियाणा है वो रोजगार में, खेल में और बाकी क्षेत्रों में नंबर 1 पर था, जबकि आज हरियाणा जो है वो टॉप 10 में भी नहीं आता। देखिए, जब हम हरियाणा की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, मनोहर लाल के शासनकाल में कुछ नीतियां जो लागू की गई उनके पीछे नीयत सही थी। जैसे प्रॉपर्टी आईडी की हम बात करेंगे, परिवार पहचान पत्र की हम बात करेंगे, जो ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया, अध्यापकों की तबादला नीति जो लागू की गई, तो ऑनलाइन सिस्टम जो लागू किया गया उसके पीछे नीयत सही थी, लेकिन उसका समय उचित नहीं था। माहौल हरियाणा में इसके लिए तैयार नहीं हुआ था। जो प्रॉपर्टी आईडी पर और परिवार पहचान पत्र पर जोर दिया गया, वो अच्छी नीति भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जी का जंजाल बन गई। नायब सैनी को उस पर यूटर्न लेना पड़ा, कहीं न कहीं उन चीजों में बदलाव करना पड़ा। जबकि हम देखेंगे कि जो अध्यापकों की तबादला नीति थी उसकी दूर तक तारीफ हुई, बिना खर्ची पर्ची की जो नौकरियां दी गई उनकी तारीफ हुई। लेकिन जब हम देखते हैं कि आलोचना क्यों हुई, तो आलोचना का पलड़ा इस लिहाज से भारी हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते रहे कि हमारी सरकार को ईमानदार भी कहो और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। आप नगर निकायों को देखेंगे, नगर निगमों को देखेंगे, चाहे दक्षिण हरियाणा में गुरुग्राम की देख लीजिए, चाहे कहीं की भी देख लीजिए, तो हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा।
सीएलयू की जो पहले बात होती थी कि ऑनलाइन सिस्टम में सीएलयू की सब पोल खुल गई, सब बिल्कुल जो है आप ये देख लीजिए भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा और सरकार दावा करती रही ईमानदारी का। अधिकारी निरंकुश हो गए, लोग परेशान हो रहे थे, सही रिपोर्ट मनोहर लाल तक नहीं पहुंचाई गई, तो इसलिए मनोहर लाल की अच्छी नीति भी आलोचना का कारण बन गई और उसने भारतीय जनता पार्टी की बजाय कांग्रेस को अच्छा कहलवा दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी की आलोचना होने लगी तो कांग्रेस विकल्प के रूप में सामने आ गई। ऐसा नहीं था कि लोगों ने कांग्रेस को पसंद किया, लेकिन भाजपा जब बुराई की और जो भाजपा की तरफ जब आकर्षण कम हुआ लोगों का, तो कांग्रेस से लोग जुड़ने शुरू हो गए और कांग्रेस को मान लिया गया कि कांग्रेस का पलड़ा अब थोड़ा थोड़ा लोकसभा चुनाव के बाद में भारी होने लगा है। बिल्कुल, ये लोकसभा के चुनाव परिणाम के बाद ऐसा हुआ। बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो विधानसभा सीट से नामांकन लगातार देखने को मिल रहा है और हमने देखा किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी नामांकन दाखिल किया है। कर नामांकन का आखिरी दिन है और इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नामांकन दर्ज किया है। साथ ही पहलवान विनेश फोगाट ने भी नामांकन दाखिल किया है। शिमला में मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठन देवभूमि ने जोरदार प्रदर्शन किया। संजौली स्थित इस मस्जिद का रास्ता ढली टनल से होकर गुजरता है। प्रदर्शनकारियों ने यहां सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ा और जय श्री राम के नारे लगाए। उन्होंने पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए। पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन चलाई गई। पत्थरबाजी और झड़प में एक प्रदर्शनकारी और सिपाही घायल हुआ। संजौली मस्जिद 1947 में लगातार बनी हुई है। 2010 में इसकी पक्की इमारत बननी शुरू हुई तो नगर निगम में शिकायत की गई थी। अब मस्जिद 5 मंजिला है। नगर निगम 35 बार अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दे चुका है। ताजा विवाद 31 अगस्त से शुरू हुआ जब 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग की। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि उनके 1 दर्जन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन से इलाके में निगरानी रखी जा रही है। ढली टनल के आसपास आवाजाही बंद कर दी गई है। राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफ़ेक्ट पड़े। उसके लिए वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस द्वारा लिए गए हैं और वहाँ पे धारा 163 वहाँ पे लगाई गई है। ये वोट बैंक की राजनीति हर नेता ने की है और जो यहाँ से बाहर से आके रोहिंग्या और भी यहाँ पे जो लोग आए हैं उनकी बिना रजिस्ट्रेशन किए 190 की रजिस्ट्रेशन है 2010 से 2014 तक और अब ये 2000 से ऊपर चले गए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हर जगह इनको बिठाया गया है। तो लगातार हिंदू संगठन द्वारा अवैध निर्माण को लेकर जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश्वर पाठक जी जुड़ रहे हैं। सर्वेश्वर जी, लगातार देखने को मिला है कि शिमला में जो मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ था उसको गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कोई राजनीतिक ये जो प्रदर्शन है वो नहीं, इसमें कोई राजनीतिक दल शामिल नहीं है। बावजूद इसके जो आम जनता है, जो आम सनातनी है, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है और ये जो प्रदर्शन है यह एक उचित डिमांड के कारण प्रदर्शन है। आपको दिया जाता है परमिशन 1 फ्लोर का, आप बना देते हो 3 फ्लोर और उसके बाद कांग्रेस की सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं लेती है। जब से कांग्रेस सुक्खू की सरकार आई है इसी बीच में उस पर एक्स्ट्रा जो कंस्ट्रक्शन हुआ है। दूसरी बात कि पूरा जो हिमाचल था वहां पे मुस्लिम आबादी पहले थी नहीं, अब कहां से इतनी आ रही है। हमने सबने देखा कि उत्तराखंड के जंगलों में वो जमीन जिहाद, जमीन को कैप्चर करने के लिए हर जगह मजार मस्जिद बना के खड़ा कर दिया गया। आज हम वक्फ बोर्ड का विरोध इसीलिए तो कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कल कहेगा कि पूरा देवभूमि जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। आप समझने की कोशिश करो, ये जो आम जनता का वहां पे आक्रोश है, भाईचारा नहीं चलता है, ये भाईचारा नहीं करते हैं। जहां पे इनकी संख्या कम होती है वहां पे ये भाईचारा का दम्भ दिखाते हैं और जहां पे इनकी संख्या ज्यादा होती है वहां पे ये चारा बनाते हैं। कश्मीर उसका उदाहरण है। आप तमिलनाडु के वो तिरुचिरापल्ली के उस गांव में चले जाओ जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर था, वक्फ बोर्ड कह दिया कि ये पूरी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है।
1300 साल हो गया, 1400 साल हुआ। वो किताबी आसमानी किताब जो उनका पवित्र ग्रंथ है उसको आए 1300 साल हुआ, और उसके बाद ही ये वक्फ और ये सब बना है। ये कैसे वो पूरा गांव 1500 साल पुराना गांव वक्फ की संपत्ति हो गई? पटना के गोविंदपुर गांव की जो पूरी जमीन है वो वक्फ की संपत्ति है। वहां के लोग कहां जाएंगे आप बताइए? तो ये जमीन जिहाद का जो बात चल रहा है, हर एक आम सनातनी हिंदू जनता को रोड पे उतरना पड़ेगा अपने देश में अपना अस्तित्व बचाने के लिए। सर्वेश्वर जी, तो क्या प्रशासन और सरकार की तरफ से इनको जो है वो सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, इनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है कि इनको इस प्रकार से उग्र होना पड़ा? नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण है। अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, नोटिस देके 1 दिन के अंदर उसको गिरा देना चाहिए था। इतना समय क्यों लग रहा है? और खुद कांग्रेस के मिनिस्टर, कांग्रेस के एमएलए ये पार्लियामेंट में, वहां की विधानसभा में आवाज उठा रखे हैं। तो कांग्रेस चूंकि मुसलमानों की मस्जिद की बात है इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रही है। सर्वेश्वर जी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर इस प्रकार से लगातार इनकी मांगों को लेकर, चूंकि हिंदू संगठन लगातार मांग करे मस्जिद को गिराने को लेकर, तो हो सकता है कि अगर मस्जिद को गिराया जाता है तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी विरोध देखने को मिले। इस वजह से सरकार इसमें कोई अभी कदम उठाना नहीं चाहती। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था बुलडोजर एक्शन का, को एक गवई साहब जो हमारे न्यायाधीश जी हैं, उन्होंने क्या कहा था कि कुछ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उन्होंने मस्जिद का मंदिर का नाम लिया कि उसको गिरा दिया जाएगा पूरे कार्रवाई के तहत। तो फिर ये मस्जिद अगर इलीगल है तो इसको क्यों नहीं गिरा दिया जाता है? ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने कह रखा है। तो यहाँ पे केवल और केवल जो है वो राजनीति करना है, मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, इसलिए कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर रही है और मूक दर्शक बनी बैठी है। बहुत शुक्रिया सर्वेश्वर जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, शिमला में मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठन देवभूमि ने जोरदार प्रदर्शन किया है। संजौली स्थित इस मस्जिद का रास्ता ढली टनल से होकर गुजरता है। प्रदर्शनकारियों ने यहां सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ा और जय श्री राम के नारे लगाए। उन्होंने पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए। पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन चलाई गई। पत्थरबाजी और झड़प में एक प्रदर्शनकारी और सिपाही भी घायल हुआ है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। पिछले 48 घंटे से प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश का जो दौर शुरू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी भोपाल में भी पिछले 48 घंटे से रुक रुक कर जोरदार बरसात हो रही है। अमूमन ऐसी ही हालात पूरे प्रदेश में बने हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटे और भी भारी रहने वाले हैं। सिवनी शहर सहित पूरे जिले में पिछले कुछ घंटों से जारी लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। नदी नाले उफान पर हैं। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो सिवनी के शहर के तिलक वार्ड, लड़ैया मोहल्ला और विवेकानंद वार्ड में अति वर्षा के कारण सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। पानी में फंसे लोगों का अन्य व्यक्तियों की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। शिवपुरी जिले में आज सुबह से ही लगातार बारिश का क्रम जारी है। दमोह, नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। मॉनसून अब अपने आखिरी पड़ाव में है। मॉनसून के इस सीजन के आखिरी चंद दिन बचे हैं, लेकिन मॉनसून है कि तेजी से बरसते ही जा रहा है। आप तस्वीरें मेरे पीछे देखिए किस तरीके से ये भोपाल के बदबदा डैम की तस्वीरें हैं। लगातार 24 घंटे से राजधानी भोपाल में पानी बरसने के बाद अब डैम के गेट भी जो है वो खुले हुए हैं। लगातार अगर बात की जाए तो कल शाम से ही 2 गेट खोले गए थे। अब हालांकि सुबह अब एक गेट जो है अब दोपहर तक जो है वो यहाँ का खुला हुआ है। ये भदभदा डैम है। कुछ इसी तरीके के हालात राजधानी के तमाम दूसरे डैम के भी हैं। चूंकि अगर बात की जाए तो लगातार जो पूरी राजधानी भोपाल के जो ताल तलैयों का शहर तमाम, चाहे बड़े तालाब की बात की जाए या दूसरे तालाबों की बात की जाए, तो अपने पूरे जल स्तर जो है वो अचीव कर चुके हैं। तो ऐसे में अब जो है वो डैम के गेट खोलने पड़ रहे हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश किस तरीके कितने वेग से हो रही है। आप
देखिए जो गेट खुलने के बाद जो पानी नीचे गिर रहा है, वो जिस फोर्स से गिर रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ओवरलोड जो है वो अब तमाम राजधानी भोपाल की जो जलाशय है वो हो चुके हैं। आप पूरी तरीके देखिए, एक गेट खुला हुआ है, जिसके बाद जो फोर्स से जो पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है, आप लगातार इस पूरे क्षेत्र में देख पा रहे होंगे। जलमग्न ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा जो डूब क्षेत्र है बदबदा का, लगातार लबालब जो है वो ये भी भरा हुआ है। दूसरी तरफ भी लगातार जो अगर आप बात करें तो जो पूरा पानी है वो लगातार बढ़ता हुआ लबालब ये डैम हो चुका है। और ऐसे में अगर बात की जाए, चाहे कलियासोत डैम की बात की जाए, केरवा की बात की जाए या फिर दूसरे डैमों की बात की जाए, कुछ इसी तरीके के हालात लगातार बने हुए हैं। बीते 24 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और इसी तरीके के हालात बाकी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर एक तरफ सिवनी में स्कूलों की छुट्टियां भी करनी पड़ी, वहीं पर कई लगभग 3 जिलों में बाढ़ के हालात भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अगर कहा जाए कि आखिरी क्षणों में बारिश अपने पूरे शबाब पर है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मॉनसून के सीजन के आखिरी के जो है चंद दिन बचे हैं, लगभग 20 दिन का मॉनसून बचा है और उसके पहले आगामी 3 दिनों तक कुछ इसी तरीके के हालात जो है वो पूरे प्रदेश में देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग ने इस तरीके का अनुमान जताए हैं। कैमरा पर्सन इरफान के साथ प्रखर जैन, इंडिया अहेड। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।